Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Myself, Mr. Virya Gohar, your science teacher. Well, student, in the previous lecture we have discussed the upthrust force. Okay, now we will start our next topic. आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. फोर्स का टॉपिक कंप्लीट होगा, बट टेक अ रिव्यू ऑफ द फोर्स टॉपिक का रिव्यू लेते हैं. देन वी विल स्टार्ट आवर लास्ट टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स ओपन योर बुक्स. ओपन पेज नंबर दैट इज 68. हमने 68 पर अपथ्रस्ट देखा था, बट अपथ्रस्ट के साथ साथ हम प्रीवियस फोर्सेस को डिस्कस कर लेते हैं. हमने देखा था फोर्स क्या है. फोर्स इज कैपेसिटी टू डू वर्क करने की जो सलाहियत थी वो क्या थी, फोर्स थी. फिर हमने देखा था सम फोर्सेस को देखा था, कौन कौन सी, ग्रेविटी, पुश पुल, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एंड अपथ्रस्ट. ग्रेविटी क्या थी, ग्रेविटी फोर्स है जो पुल करती है हर चीज़ को अपने अर्थ के सेंटर की तरफ. और ऐसे किसे डिस्कवर किया था, इसहैक न्यूटन ने इसे डिस्कवर किया था. और ग्रेविटी ही की वजह से हम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि अपने कोई भी चीज़ अगर उठाते हैं तो उसका वेट फील करते हैं, क्योंकि आपकी ग्रेविटी उस चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है. उसके बाद हमने देखा था पुश एंड पुल की फोर्स. हमने देखा था चीज़ें मूव करती हैं पुश और पुल की वजह से, और उसके अलावा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करती हैं और मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप करती हैं ड्यू टू पुश एंड पुल ऑब्जेक्ट्स. पुश में हम चीज़ों को अपने से दूर करना हो तो पुश करते हैं, और अगर चीज़ों को अपने क्लोज करना हो तो हम पुल फोर्स इस्तेमाल करते हैं, और ये डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. उसके बाद आ गया फ्रिक्शन का भी यही काम है. फ्रिक्शन फोर्स कब होती है अप्लाई, जब टू सरफेसेस यानी कि टू ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हो और आपस में रब हो तो क्या प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन क्या करती है, स्लो डाउन करती है मूविंग ऑब्जेक्ट्स को. इससे एग्जांपल सी ब्रेक्स. आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो आपकी गाड़ी स्टॉप करती है, क्योंकि आपके ब्रेक और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी है वो स्लो डाउन होती है. ठीक है. और इसके अलावा आपका क्या था, ये फोर्सेस जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दूसरी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करके उसे स्टॉप करेगी. ठीक है, या स्लो डाउन करेगी. नेक्स्ट था एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस क्या था, व्हेन मूविंग ऑब्जेक्ट इज पुशिंग अगेंस्ट एयर तो क्या प्रोड्यूस करता है. एयर रेजिस्टेंस कब होता है, जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट एयर के अगेंस्ट पुश हो रहा हो, यानी कि इसकी भी डायरेक्शन डिफरेंट होती है. और एयर रेजिस्टेंस क्या करती है, आपकी स्पीड को स्लो डाउन करती है. ठीक है. और इसके साथ साथ हमने एग्जाम्पल से की थी बाइसाइकिल रेसर की, और उसके बाद पैराशूटिस्ट की, और उसके बाद लॉरी का राउंड कैप था और लॉरी का स्क्वायर कैप था. जो स्क्वायर कैप वाली लॉरी होगी वो स्लो मूव करेगी एज कम्पेयर टू राउंड कैप लॉरी के, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी राउंड कैप की वजह से. पैराशूटिस्ट के जो फॉल हो रहा है, अगर पैराशूट ओपन होगा तो एयर ज़्यादा रेजिस्ट करेगी और वो स्लोली नीचे आएगा, जबकि स्लोली लैंड सेफली यानी कि सेफली लैंड कर लेगा. बट अगर वो पैराशूट ओपन नहीं करेगा, एयर रेजिस्टेंस कम होगी और वो स्पीड से आके स्मैश्ड हो जाएगा अर्थ के साथ. ठीक है. इसके बाद हमने देखा अपथ्रस्ट का फोर्स देखा. अपथ्रस्ट का फोर्स कब होता है, जब ऑब्जेक्ट पानी में होती है या गैस में होती है. ठीक है. तो वो आपकी वाटर यानी कि कोई भी लिक्विड, ज़रूरी नहीं है वो वाटर हो, और कोई भी गैस अपवर्ड फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट. अगर ऑब्जेक्ट नीचे पुल कर रही है तो आपका वाटर और लिक्विड और गैस ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है, और जिसकी वजह से चीज़ें फ्लोट करती हैं. ठीक है. हेयर इज़ द डायग्राम. यहाँ डायग्राम थी जो आपको शो कर रही थी अपथ्रस्ट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की अपथ्रस्ट, और उसके साथ साथ हमने प्लेन की एग्जाम्पल देखी थी. नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स. ओके, आई एम गोना रीड. मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, सो फोकस इट. व्हेन टू फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट, जब दो फोर्सेज इक्वल हों लेकिन ऑपोजिट हों. ऑपोजिट मीन ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा हो. एक इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो दूसरा इस साइड पे अप्लाई हो रहा है. दे आर सेड टू बी बैलेंस. वो बैलेंस कहलाएंगी क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड रेट है. अगर इतना यहाँ 9 mm है, सॉरी 9 न्यूटन फोर्स है और यहाँ पे भी 9 न्यूटन फोर्स है, तो आपका बैलेंस हो गया. ठीक है. दे आर सेड टू बी बैलेंस, इसका मतलब है वो बैलेंस.
क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। देखिए 9 न्यूटन की फोर्स यहाँ से लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, और 9 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, बैलेंस हो गई फोर्स। इन अ सीसॉ, सीसॉ में इफ़ 2 पीपल सिटिंग एट ईच एंड, अगर 2 लोग एक एंड पे बैठते हैं, सीसॉ इसे कहते हैं, ठीक है। दोनों एंड, एक एंड पर एक बंदा बैठता है, एक एंड पे दूसरा पर्सन बैठता है। हैव एन इक्वल वेट, अगर उन दोनों का वेट इक्वल है, एंड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, और दोनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं ऑन द सीसॉ, सीसॉ पर विल बैलेंस, तो आपका क्या होगा, सीसॉ क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं और दोनों का वेट सेम है, तो आपका सीसॉ क्या होगा, इन बैलेंस कंडीशन में होगा। इफ़ वन इज़ हैवी, या फिर ऐसा हो सकता है अगर एक पर्सन हैवी हो एंड वन इज़ लाइट इन वेट, और दूसरे का वेट हल्का हो, और इफ़ बोथ आर नॉट सिटिंग एट एन इक्वल डिस्टेंस, या फिर दोनों का वेट तो सेम हो बट दोनों इक्वल डिस्टेंस से ना बैठे हों फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, देन सीसॉ विल नॉट बी बैलेंस, तो सीसॉ बैलेंस नहीं होगा। द सीसॉ इज नॉट बैलेंस बिकॉज फोर्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि फोर्स इक्वल नहीं होगी। आप बैलेंस यानी कि आप इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ से वो ज्वाइन होता है, पाइवट पॉइंट कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर यहाँ से दोनों पर्सन का वेट भी सेम हो इन केस, बट इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा, तो सीसॉ बैलेंस नहीं होगा। इन केस यानी कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं बट एक का वेट ज़्यादा है और एक का कम है, तब भी सीसॉ बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि फोर्स बैलेंस नहीं होगी। इसी तरह इन दिस केस द सीसॉ इज बैलेंस, सीसॉ बैलेंस है बिकॉज, क्योंकि द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, फोर्सेस इक्वल हैं एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाला पर्सन इस पर फोर्स लगा रहा है और ये वाला पर्सन इस पर फोर्स लगा रहा है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं, इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। इनका जो प्लेस है वो इक्वी डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस सेम है और दोनों का वेट भी सेम है, जिसकी वजह से फोर्स बैलेंस हो गई, ठीक है। हेयर हाउ विल फोर्स एक्ट ऑन रोप और टग ऑफ वॉर, देखिए आप टग ऑफ वॉर खेलते हैं, फोर्स किस तरह उस पर एक्ट होती है, जिस पे ज़्यादा फोर्स होती है वो उसको जीत जाता है। यानी कि आपने एक बाउंड्री लाइन लगाई होती है, जो इस लाइन को कैसे क्रॉस करता है, फोर्स अप्लाई करता है, पुश करते हैं, पुल करते हैं, यानी कि दोनों अपनी साइड पर रोप को पुल करते हैं और जहाँ फोर्स ज़्यादा होती है वो चीज़ उस साइड पर मूव कर जाती है। तो आपकी अनबैलेंस फोर्स चाहिए होती है चीज़ों की मूवमेंट के लिए, और बैलेंस फोर्स चीज़ों को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। फोर्स बैलेंस होगी तो आपकी थिंग्स जो हैं वो स्टेशनरी हो जाएंगी, अगर फोर्स अनबैलेंस होगी तो थिंग्स विल मूव। स्टूडेंट्स, विद दैट टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर हेयर, हमें हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। हमने अपट्रेस सीखा था और आज के टॉपिक में हमने बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस देखी हैं, ओके। और हमने देखा है वो किस तरह अप्लाई होती है, और मैंने आपको उसका यूज़ भी बता दिया कि बैलेंस फोर्स कहाँ यूज़ होगी और अनबैलेंस फोर्स कहाँ यूज़ होगी, ओके। नाउ कम ऑन पेज नंबर 69, हियर वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स एंड filling true false. What you have to do, you have to do the exercise by yourself, okay. In the next lecture we will discuss the blanks and true false with you, okay student. This is all about today's lecture. Inshallah we will meet in next lecture. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।